देख दोस्त, थ्योरी देख के हल्का मत समझ, एग्जाम के टाइम में बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो बात ऐसी है कि एग्जाम का वेट ही मत करो, थेरोटिकल सब्जेक्ट है ना, अभी से निपटाना चालू कर दो। नहीं तो एग्जाम का वेट करोगे तो पक्का आप मुझसे ये पूछोगे कि सर अब एग्जाम आ गया है, ये थ्योरी दिमाग में नहीं रह रही है, इसको कैसे याद रखो, इसके कुछ ट्रिक बताइए। तो ट्रिक कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, थ्योरी को अच्छी तरीके से समझो पढ़ो तो ही वो यहाँ पे फिट हो जाता है। तो इसके लिए अभी राइट टाइम है, यही से पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्ट्स। हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पहला जो चैप्टर था पीडब्ल्यूडी का प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द वर्क, इसमें देखा था कि पीडब्ल्यूडी कोई भी काम एग्जीक्यूट करना चाहती है तो उसके कई मेथड थे। उसमें एक था कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेथड जो है उसको ही थोड़ा डिटेल में सेकेंड चैप्टर में देखना है हमें। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब चीजें होगी कवर। अब ये शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्त, ये अच्छा मौका है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन से शुरू करवाता हूँ ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से समझोगे। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में होता है, तो दो पार्टीज के बीच का एग्रीमेंट है जहां पे अंडर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब जहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। मतलब कुछ टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, काम करने के लिए रेडी होता है फॉर सर्टन अमाउंट फ्रॉम द ओनर। जो पैसा देगा ओनर, उसके लिए वो क्या करेगा, काम करेगा। काम करेगा, उसके बदले में ओनर पैसा देगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है इसका डेफिनेशन। तो मोटा मोटा अगर आपको कुछ याद रखना है तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ये एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच का, तो ऑब्वियसली वो टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे ही होगा। सो दैट्स इट अबाउट द डेफिनेशन। आप समझ गए होंगे, ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं। अगर इन केस ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स, काम गवर्नमेंट का हो, तो उस केस में ये जो ओनर है, ओनर क्या करता है, पैसा देता है। मतलब गवर्नमेंट के काम में कौन ओनर रहेगा, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, मतलब पीडब्ल्यूडी का काम है तो पीडब्ल्यूडी ओनर रहा, वो पैसा पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर को। अगर वाटर डिपार्टमेंट का है तो डब्ल्यूआईडी डिपार्टमेंट क्या करेगा, ओनर बन के कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा। ठीक है, किसी कैनल का काम करवाया तो वो पैसा डब्ल्यूआईडी डिपार्टमेंट दे देगा। सो दैट्स इट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मोटा मोटा जानकारी मिल गया। बढ़ते हैं आगे, कॉन्ट्रैक्ट क्यों होना चाहिए, दो पार्टीज के बीच में उसका रहना क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखते हैं ना वन बाय वन। टू गेट द वर्क डन फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट डालोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर नोटिस निकलता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले पेपर में ना नोटिस आता है कि हमें ऐसे ऐसे रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना है। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी होती है कि इतने लेंथ का रोड है, उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, उसके ग्रेड्स इतने होने चाहिए, थोड़ा सा मोटा मोटा जानकारी होता है। वो देख के ना मार्केट में जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के फर्म्स है, वो लोग अप्रोच करेंगे वो काम के लिए। वो क्या करेंगे, टेंडर भर देंगे। तो ये उनका जो एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ टेंडर डिपार्टमेंट को मिलेगा, तो डिपार्टमेंट देख सकता है कि किसने कितने काम किए, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितने बजट के काम किए हैं, कहाँ कहाँ पे किए, तो उसे पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर एक्सपीरियंस्ड है। तो उस एक्सपीरियंस पर्सन को क्या करेगा डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट देगा। ठीक है, उसमें और भी चीजें कंसिडर होती है कि कितना पैसा लेने वाला है, ये भी चीज देखी जाएगी, बट एक्सपीरियंस पर्सन को ही मोस्टली दिया जाता है। दूसरी चीज, टू यूज एडवांस्ड इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स। अगर
आपने किसी एक्सपीरियंस बंदे को, कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, तो ऑब्वियसली उसके पास एडवांस इक्विपमेंट होंगे, खुद का मिक्सिंग प्लांट होगा, कुछ क्या बोलते कॉम्पैक्शन करने के कुछ एडवांस मशीन होंगे, जिससे काम अच्छी क्वालिटी का बनता है। साथ में ही टेक्निक उसका बाय एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। इसके लिए डिपार्टमेंट चाहती है कि जो भी काम है उसमें एडवांस इक्विपमेंट यूज हो, टेक्निक्स भी नए नए वाले हो। तो ये ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा। अब तीसरे पे चलते हैं, टू एग्जीक्यूट द वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन। मतलब जो भी वर्क है एज पर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि रोड 8 मीटर विड्थ का रोड बनाने के लिए बोला था, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे मतलब क्या, एग्रीमेंट बनाओगे, उसमें मेंशन रहेगा 8 मीटर विड्थ चाहिए ही चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होने के कारण एश्योरिटी बन जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर वो 8 मीटर का ही बनाए। बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ओरली ही बोला उसको कि चल भाई 8 मीटर विड्थ का रोड बना दे, ओरली, कुछ एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट नहीं मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और अगर उसने 6 मीटर का बना दिया, तो आप बोल नहीं सकते बाद में कोर्ट में जाके अपील भी नहीं कर सकते कि हमने उसको बोला था 8 मीटर, इसने 6 मीटर बना दिया। तो ये कब मानेगा कोर्ट, जब आपके पास लीगली एक एग्रीमेंट होगा, तब जाके वो मान सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। डन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि ये स्पेसिफिकेशन क्यों डाले जाते हैं। टू कंप्लीट द वर्क विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एज पर द एग्रीमेंट। जैसे कि आपका जो भी काम है वो एक स्पेसिफिक पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए दोस्त, अदरवाइज आपका वहां पर रहने का कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करेगी आपके ऊपर एज ए जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और वो काम स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब नहीं है। तो क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर को स्टिपुलेटेड टाइम में काम करवाना है तो उसे वो लिखवाना पड़ता है। वो लिखते कहाँ पे है, एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, इतना सिंपल है, ठीक है। उसके बाद टू इंस्पेक्ट द वर्क फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब काम चल रहा होता है ना, एक तो हमने जो कॉन्ट्रैक्टर है एक्सपीरियंस वाला चुना है, तो वो अगर वर्क को इंस्पेक्ट करेगा ना, तो कोई कमी नहीं रहेगी काम में। इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। तो बहुत अच्छे से आइडिया क्लियर हुआ होगा आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। आई होप एवरीवन क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव्स। ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बट आप रट के जाते हो, उससे बेहतर है कि थोड़ा समझो इसको, ठीक है। अब देखते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट तो बना दिया, बट वो वैलिड कब होगा, उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। मतलब क्या, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट करोगे, तो वो लिखित होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटर्न एंड साइन बाय द बोथ पार्टी। जो भी लिखा है मैटर उस पे, वो क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, और उस पे साइन भी होने चाहिए, बोथ द पार्टीज, ओनर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के। द एग्जैक्ट नेम्स मस्ट बी रिटन एंड साइंड। जो भी उनका नाम है डॉक्यूमेंट्स पे, वही नाम लिखना पड़ेगा आपको उस एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट पे। इन केस ऑफ जॉइंट पार्टनरशिप नेम ऑफ पार्टनर्स रिटन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी फर्म्स है, होता है ना कि 2 दोस्त, 3 दोस्त, 4 दोस्त मिला के कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म चला रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम तो लिखना है आपको एग्रीमेंट पे। एंड साइंड बाय ओनली वन पार्टनर। मतलब वो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म के अगर भले ही 4 मेंबर है, बट साइन तो एक ही मेंबर करेगा, जिसके पास इज हैविंग अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू साइन द डॉक्यूमेंट, जिसके पास साइन करने का पावर हो, ठीक है। सो दैट्स इट। In case of a government department, the officer duly authorized signs the contract on behalf of department. ओनर समझो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का वर्क है, तो पीडब्ल्यूडी का ऑथराइज पर्सन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो सकता है, चीफ इंजीनियर हो सकता है, तो वो क्या करेगा, एज ए ओनर उस एग्रीमेंट पे साइन करेगा, ठीक है। डन।
अगर आपको ब्रेक लेना है तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, बट उससे पहले ये खत्म कर देता हूँ, बाद में ये रफ करके हमें लिखना है तब ब्रेक लेना। अटेस्टेड बाय विटनेस, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना है तो वो अटेस्टेड बाय विटनेस होना चाहिए, वहां पे एक विटनेस होना चाहिए जिसका साइन भी होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ बोथ द पार्टीज आर अटेस्टेड बाय अनदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन और ऑफिसर, जो भी तीसरा विटनेस साइन करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अदरवाइज किसी डिपार्टमेंट का ऑफिसर रहेगा तो भी चलेगा। द सील ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल्सो अफिक्स्ड ऑन एग्रीमेंट, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो सील होता है ना वो एग्रीमेंट पे होना चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और 3 रिक्वायरमेंट्स है, मैं क्या करता हूँ ये रफ कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। Okay guys, so we are ready with the third, fourth and fifth condition which will make the valid contract। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको थर्ड कंडीशन पे। ये रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे ना दोस्त, वो क्या होना चाहिए, कोर्ट में हम एनफोर्स कर सके, कोर्ट में केस दाखिल कर सके, इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए। देखिए कैसे इसमें सब पॉइंट्स आते हैं। ऑल द कंडीशंस शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ बिकॉज द कोर्ट कैन फोर्स ओनली सच कंडीशंस। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना तो अच्छे तरीके से समझोगे। देखिए जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस पुट करोगे, क्योंकि एग्रीमेंट जो होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा कुछ टर्म्स और कंडीशन के ऊपर होगा। अब उसमें जो टर्म्स और कंडीशन डालोगे तो वो थोड़े से वैलिड होने चाहिए, वो बाय लॉ होने चाहिए। जैसे कि आपको 1 स्टोरीड बिल्डिंग बनाना है और उसमें ओनर कह रहा है कि मुझे ये 15 दिन में रेडी करवा के चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पैसे के लिए हाँ ही बोल देगा कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पैसा मिल रहा है तो मैं बना दूंगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा के लेबर लगेंगे, इक्विपमेंट लगेंगे, बट मैं वो बनवा दूंगा। बट दोस्त क्यूरिंग पीरियड उसका स्किप हो जाएगा उसमें, तो उससे क्या हो जाएगा, मजबूती नहीं आएगी, तो और कि किसी एक दिन तो वो बिल्डिंग का गिर जाना तय है। तो वो गिरेगा तो फिर ओनर कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि जिसको मैंने काम दिया था उसने बराबर काम नहीं किया, यहाँ पे बिल्डिंग गिर गई है। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि ये कॉम्पिटेंट नहीं है जिसको हम कोर्ट में एनफोर्स कर सके। क्यों, क्योंकि 15 दिन में भाई साहब ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है ही नहीं, 15 दिन में कौन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है। तो उसके लिए जो भी एग्रीमेंट पे होगा उसका टाइम पीरियड वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, जिसमें क्यूरिंग पीरियड, मिक्सिंग टाइम, उसका फॉर्मवर्क लगाने का टाइम, ये सब टाइम क्या करना है आपको कंसिडर करना है और उतना टाइम स्पैन मेंशन करना है जो लीगली अप्रूव्ड हो, ठीक है, विद इन रूल हो, विद इन लॉ हो। तो ऐसे ही कंडीशन पुट करो जो बाद में आप कोर्ट में ले जा सकते हो। डन। द पार्टीज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बाद में कुछ गड़बड़ होता है तो जो भी बोथ पार्टीज है, कॉन्ट्रैक्टर ओनर, वो एस्केप नहीं कर सकते सिचुएशन से, ये कह के कि दे आर जस्ट बाय सेइंग दे वेर अनअवेयर ऑफ द कंडीशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अरे हमें पता ही नहीं था एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो भाई साहब ये आपकी जिम्मेदारी, इसीलिए नेक्स्ट लाइन में कहते हैं बोथ द पार्टीज मस्ट गो थ्रू सब्जेक्ट एंड मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी से भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, एग्रीमेंट बना रहे हो, तो भाई साहब कितना भी करीबी क्यों ना हो, पहले देखो एग्रीमेंट में क्या बोला गया है, क्या लिखा गया है, क्या क्लॉज डाला गया है, सब कुछ देखना है, उसके बाद ही दोनों पार्टीज को साइन करना है। सो दैट्स इट। अगर ऐसा रहेगा तो ही वो कोर्ट में केस हो सकता है, ठीक है। 4, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। अब जो एग्रीमेंट कर रहे दो पार्टीज वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उसमें उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि द पार्टी साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी लीगली कॉम्पिटेंट।
अब इसका मतलब क्या होता है लीगली कॉम्पिटेंट का? तो जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उनके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी जाके क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज वो कॉम्पिटेंट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और एक कंडीशन है, द पर्सन हु आर मैड और ड्रंकन आर नॉट लीगली कॉम्पिटेंट। लो भैया कर लो बात। अब आधे से ज्यादा तो जो टेंडर पास होते हैं ना, सबको सिचुएशन पता है, आधे से ज्यादा तो टेबल पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट पास हो रहे हैं। तो आज की फैक्ट है, कोई नकार नहीं सकता इसको, बट जब आप सिस्टम में जाओगे तो थोड़ा बदलाव कर लेना। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी वैसे हैं, गिने चुने होंगे अच्छे, गिने चुने होंगे अच्छे, बट बाकी तो ऑन द टेबल, कौन सा टेबल समझ रहे आप लोग, वहीं पे होते हैं, आर नॉट लीगली कॉम्पिटेंट। ये रूल में है, रूल को कहाँ पे बिठाया जा रहा है, धाबे पे। आज की फैक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है ये बताता हूं मैं, ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इफ दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये बात अच्छे से जान लो आप। फ्री कंसेंट, अब दो पार्टी जब साइन करेगी तो दोनों का क्या होना चाहिए, किसी का किसी पे फोर्स नहीं होना चाहिए कि भाई ये तुझे काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट को भी ये नहीं कहना है कि भाई ये काम तुझे मुझे देना ही होगा, कोई भी फोर्स नहीं करेगा, दोनों का फ्री कंसेंट होना जरूरी है। सो दैट्स इट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट को समझा, उसके ऑब्जेक्ट भी समझे, और एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे बनता है ये भी समझा। आई होप आप सभी को समझा होगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट के थ्रू बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।